होने हैं, उसमें भी 10 विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने शायद कई साल के बाद कांग्रेस पार्टी को इतनी मजबूत तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरते हुए देखा है। अभी तो यहां तय भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी से उसे कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन 10 विधानसभाओं पर जहां चुनाव होने हैं वहां प्रभारी की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को, यहां वो गर्दन नहीं उठाने देना चाहती। सपा और कांग्रेस मिलकर के बीजेपी को यहां फिर से खड़े होने देने की कतई स्थिति में वो नहीं लाना चाहती है। और यही वजह है कि वो इन 3 मुद्दे जो शकील साहब ने बताए और आपने भी कहे, जरा इन तीनों मुद्दों को सोशियोलॉजिकल ढंग से अगर आप व्याख्यायित करें तो जो हिंडनबर्ग वाला इशू है, सेबी और अडानी की सारी मिली भगत का, ये करप्शन का बहुत बड़ा इशू। करप्शन वो जो 2012 और 13 में अपर मिडिल क्लास का आंदोलन बना था, जिसके लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था कि साहब यूपीए 2 में तो इतनी लंबी लूटमार हुई है और पूरे सरकार को डिस्क्रेडिट करके उसके पीछे जो खेल खेला जा रहा था आरएसएस के जरिए, उसमें कुछ लोग विवेकानंद फाउंडेशन जो अजीत डोभाल का है उसका भी नाम ले रहे थे, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये सब मोहरे बने हुए थे। और उस एक आंदोलन ने यूपीए सरकार की चूल्हे हिला दी थी और 14 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब 3 दशक के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। करप्शन बहुत बड़ा इशू है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन ये उतना ही पॉपुलर इशू रहा है खास करके आंदोलन के स्तर पर। और मैं जब डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं तो उन्होंने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में यह भी कहा था कि अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता। उनके कहने का आशय यह था कि सोशल जस्टिस के अलावा किसी और मुद्दे पर अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है और पॉपुलर होता है तो वो डेमोक्रेसी के हित में नहीं होगा, जो हम लोग 12 में नहीं समझ पाए बहुत सारे लोग, जो हुआ। और उसने एक ऐसी सरकार को आकर के खड़ा किया जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तब लोग तिरंगा लेकर के और वहां जुटे हुए थे रामलीला मैदान में, इस बात को वो नहीं समझ पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में इस बात को रेखांकित करते हैं कि जो भी आंदोलन हो वो सोशल जस्टिस के लिए, सोशल डेमोक्रेसी के लिए हो। तो वो एक जो मुद्दा रहा है मिडिल क्लास का, और ये कोई बड़ी आंदोलन की शक्ल में नहीं होने जा रहा, जिस तरह का पॉपुलर आंदोलन 12-13 में हुआ था, ये बहुत जेन्युइन इशू है। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने 2 मुद्दे जो जोड़े हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान का, और मैं समझता हूं कि पिछले 4-5 महीने में राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और यह मुद्दा सबसे ज्यादा आज की तारीख में 3 समाजों के लिए, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इन 3 समाजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाहे उसमें रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे उसमें धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हो, चाहे उसमें समाजवादी मूल्यों का प्रश्न हो, ये उसके भीतर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। और इस सरेआम सेंगोल के जरिए एक धर्मतंत्र को स्थापित करने की पूरी साजिश मोदी सरकार ने की, और ये एक तरह से संविधान की अवमानना था, ये संविधान का अपमान था एक तरह से। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो गारंटी है, जो उसकी प्रस्तावना है, जो उसकी एक तरह से मूल भावना है, उसके खिलाफ ये पूरा शेंगोल, और शेंगोल के बाद का आसपास का जो पूरा प्रपंच है, चाहे वो राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री का मौजूद होना, ये सारी चीजें भारत से धर्मनिरपेक्षता को कहीं निर्मूल करने की वो पूरी कोशिश, वो पूरी साजिश दिखाई पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो संविधान के
सम्मान का जो सवाल है वो इन तीन समाजों के लिए सर्वोपरि है सबके लिए, लेकिन इन तीन समाजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कास्ट सेंसस ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां एक तो 27% आरक्षण है, लेकिन मंडल कमीशन ने जो सिफारिश की थी और उसके बाद भी जो बातचीत होती रही है, राहुल गांधी ने खुद जिसकी गारंटी की कि हम जो 50% की सीमा है, अब तो चूंकि ईडब्ल्यूएस के बाद वो सीमा टूट चुकी है, तो हम जाति के अनुसार आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान करेंगे, बैकलॉग की भर्तियां करेंगे, सरकारी भर्तियां जो 30 लाख की वो उन्होंने वादा किया था। सबसे बड़ा इशू है कि इस देश के अगर आप मर्ज को समझना चाहते हैं कि बीमारी कहां है, तकलीफ कहां है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो बिना आप जाति जनगणना के नहीं कर सकते हैं। इतनी विषमता क्यों है? सेक्रेटरिएट में हर जाति समुदाय के लोग क्यों नहीं है? जुडिशरी में प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं है? और इसकी वजह से जो भी फैसले हो रहे हैं वो फैसले सामाजिक न्याय के संदर्भ में उचित नहीं है और कई बार हम लोगों को वो अनुचित लगते हैं, पर हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। तो कास्ट सेंसस का इशू पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वोपरि वो ओबीसी के लिए है। तो इन तीन मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए न सिर्फ मुश्किलें पैदा कर रही है, बल्कि एक अच्छा और क्रिएटिव विपक्ष वो होता है राजीव जी, जो लोगों की बात करे, लोगों के मुद्दे को उठाए, जो सिर्फ सरकार का विरोध नहीं करे। तो लोगों के मुद्दे और उसके बाद सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध, कि अगर हिंडनबर्ग ने कोई आरोप लगाया है तो जेपीसी के जरिए उसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भाग क्यों रहे हैं? अगर उनको लगता है कि साहब अडानी के साथ उनका कुछ अनफेयर नहीं है, अगर भारत की सेबी ने कोई उनको अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया है या शेयर बाजार में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है अडानी के यहां, तो फिर जांच से घबराना कैसा? इसका मतलब है अगर आप डर रहे हैं तो सिर्फ दाल में ही काला नहीं है, पूरी दाल काली नजर आने लगती है। यह शक पैदा करता है और डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है लोगों का विश्वास। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जेपीसी में जो मांग हो रही है या अभी हिंडनबर्ग को ये सब जो आरोप लगे हैं वो सही है। हम लोग कतई इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सही है तो डरना क्यों है? इसका मतलब है कि कुछ है जिससे पर्देदारी है, जिसको आप छिपाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से पूरा अटैकिंग मोड में है, एक उनका मैंने वाइट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार है और एक अडानी सरकार है। एक पत्रकार ने पूछा कि आप मोदी सरकार को तो इस डेमोक्रेसी के जरिए हटा पाएंगे, लेकिन अडानी सरकार को कैसे हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो गुर है, प्लानिंग है, लेकिन बताने के लिए नहीं। तो इस देश में वो जो हम दो हमारे दो वाली सरकार थी वो चल रही है, और एक पूरा आर्थिक साम्राज्य है, एक राजनीतिक साम्राज्य है, और इन साम्राज्य के जरिए गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, यहां तक कि बच्चों की जिंदगी को भी ताक पर रख दिया गया। इसको किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी सत्ता इतनी बेशर्म नहीं हो सकती है कि जब बच्चे मर रहे हो और वो निर्लज्जता के साथ अदृश्य हो। ऐसा किसी भी डेमोक्रेटिक देश में नहीं हो सकता। महिलाओं का सरेआम बलात्कार हो रहा हो और प्रधानमंत्री खामोश बैठा हो, यह किसी डेमोक्रेसी में संभव नहीं है कि जबान ना खुले। यह आपका उत्तरदायित्व है। इस देश में वोटर को सबसे बड़ा अधिकार है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि मैंने रानी की नसबंदी कर दी है, अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। इस देश के लोग जिसे सांसद बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो बनेगा, कोई राजा नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में भी अब लोगों को राजा बनने की चाहत है। दिन में 3 बार वो सिंहासन पर जैसे बैठ करके वो बदलते थे कपड़े, वैसे ही मोदी जी बदलते हैं। वो राजतंत्र में जी रहे हैं, इसीलिए ना उन्हें मणिपुर की परवाह है, ना किसानों की परवाह है, ना आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही उसकी चिंता है। हंसदेव के जंगल कट रहे हैं। तो
तो आपको इस देश की अगर चिंता नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी में ये कुर्सी आपकी नहीं हो सकती। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है। सबसे मजबूत विपक्ष है मुझे लगता है कि अब तक का, उसकी जिम्मेदारी है ये कि वो सवाल उठाए। अगर वो नहीं उठाता है तो वो नकारा है। और मुझे लगता है कि इस मामले में विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, लोगों के सवालों को उठा रहा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो। और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका राहुल गांधी की दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि जो विश्वसनीयता राहुल गांधी ने हासिल की है, नरेंद्र मोदी की वो 56 इंच का सीना था वो आजकल 26-26 में तब्दील हो गया है।